जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से और हमारे ख़ास मेहमान आज हैं आसिफ अली भट्टी। आसिफ भट्टी जो हैं वो जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और इन्होंने बड़े सर्द-व-गर्म देखे हैं ये जो सियासी कारज़ार है, मैदान कारज़ार उसके, बल्कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की क्योंकि अभी वफ़ात हुई है, उनका भी तकरीबन पूरा दौर इन्होंने कवर किया है। तो मैं चाह रहा था कि हम पहले जो है उस पर थोड़ी-सी बात कर लें, इसके बाद कि हम जो आजकल सियासी मामलात चल रहे हैं उस पर आएँ। भट्टी साहब हमने जो है कल काफ़ी गुफ्तगू की मैंने और जावेद साहब ने इस बात पर कि उनके दौर में क्या-क्या होता रहा, उनको अरूज कैसे मिला, फिर ज़वाल कैसे आया। लेकिन आपका जो बराह रास्त एक्सपीरियंस है उनको कवर करने का, उसमें कौन-सी ऐसी चीज़ है जो स्टैंड आउट करती है आपके लिए? बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवैस सलीम साहब और जावेदुर रहमान साहब। परवेज़ मुशर्रफ का जब भी नाम लिया जाएगा तो पाकिस्तान की जो सियासत है, अमली सियासत, उसके अंदर जो नए रवायात का अमीन समझा जाएगा तो वो परवेज़ मुशर्रफ को समझा जाएगा। हुँ, अगर आप थोड़ा-सा माज़ी में झाँकें तो आपको कुछ लोगों की गमले में पैदावार के अल्फ़ाज़ सुनने को मिलते हैं कि कोई अयूब खान के गमले में पौधा लगाया गया और वो बड़ा होके दरख्त बना। फिर इसी तरह से ज़िया उल हक के ज़माने में भी नवाज़ शरीफ जैसे लोगों को जो है परवान चढ़ाया गया। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने कुछ ऐसा गडमट सिस्टम बनाया कि वो खुद चूँकि अप्रोच जो रखते थे जब हम उनसे इंटरैक्ट करते थे, तो वो थोड़ा जमहूरी टाइप उनकी गुफ्तगू हुआ करती थी, थोड़ा डेमोक्रेटिक अप्रोच रखा करते थे और अगर आप उनके आमाल देखें या उनके इक़दामात देखें, तो आपको लगेगा कि वो पहले बल्दियाती इलेक्शन का सेहरा भी उन्हीं के सर है। 2002 में इलेक्शन करवाना जो कमिटमेंट के मुताबिक तो नहीं थे 90 डेज़ में, लेकिन आखिरकार इलेक्शन उन्होंने करवाए, चाहे उसके बैकग्राउंड में चौधरीज़ थे या किंग्स पार्टी बनाई गई या जो कुछ भी आप उसे कह लें। लेकिन जो उनका मैं समझता हूँ कि जो उनका जो पहलू है, जिसको हम सियासी पहलू कहेंगे, वो ये था कि वो ये इस बात पे यकीन रखते थे कि अवाम के लिए कुछ अगर किया जा सकता है, तो वो सोलो फ्लाइट के साथ नहीं हो सकता है। हुँ, अकेले से कोई कोई शख्स कुछ नहीं कर सकता। हुँ, गो कि वो अथॉरिटी अपने पास रखते थे, अगर आप देखें तो उन्होंने ज़फ़रुल्लाह जमाली को जिस तरह से हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, कबीर वास्ती के घर में शाम में मिलने के लिए ज़फ़रुल्लाह जमाली गए और आई एम विटनेस अकाउंट कि वहाँ पर सवालात होते रहे उनसे, तो जमाली साहब से अचानक ही बल्कि मैंने ही वो सवाल किया, शायद अनवर अपना क्या नाम है, रज़ा साहब जो हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हमारे वक़्त वाले क्या नाम है जी जावेद रहमान साहब उनका अपने नवाज रजा अनवर रज़ा साहब। हाँ, नवाज़ रज़ा नवाज साहब। रजा। नवाज़ रज़ा साहब, तो बल्कि उन्होंने मुझे मना भी किया कि यार कोई ऐसा सवाल ना करना। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा सुना है कि आपके तब्दील किए जाने की खबरें आ रही हैं। तो उनका एक जुमला होता था कि अल्लाह खैर करसी, हुँ, खैर होसी, ठीक है ना? तो अल्लाह भला करसी भला भली करसी। तो मैंने कहा कि आप ये तो बात कह के निकल रहे हैं लेकिन क्या वाक़ई ऐसी कोई बात है? तो उन्होंने उस वक़्त डिनाई इस तरीके से किया कि हमें पता चल गया कि उनको उनके चेहरे का कलर बदल गया बिल्कुल ही ना। हुँ, और ये पहला मौका था कि इस तरह किसी प्राइम मिनिस्टर को आप कहें कि आप जा रहे हैं, तो वो क्लोज़ भी समझे जाते थे परवेज़ मुशर्रफ के, हर शाम को, दूसरी शाम को उनकी मुलाकात भी होती थी। फिर उनका जो दौरा अमेरिका है, उसको मनसूख करना और फिर बहुत सारे और जो इक़दामात थे, उससे थोड़ा-सा हमें वाइब्स आ रही थी। यानी आप तो ये कह रहे हैं कि वो अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी पर यकीन रखते थे। क्या एग्ज़ैक्टली मैं ये जो ये सिलसिला था कि सियासतदानों को साथ में लाया जाए, ज़रा एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाया जाए, क्या इसकी वजह ये भी थी कि वो इक़्तिदार में रहना चाहते थे और उन्हें ये जो लेजिटिमेसी चाहिए थी, ख़ास तौर पर जो बैरूनी दुनिया है उससे, उसकी वो एक रिक्वायरमेंट थी? अल्टीमेटली डॉक्टर साहब कोई भी शख्स हो जो इक़्तिदार में हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो कोई डिक्टेटर हो उसका जो मतम-ए-नज़र होता है, वो कोशिश करता है कि मैं सदा तमाम उम्र यानी हमें उनकी गुफ्तगू से भी लगता था, अब तो हुँ, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत उनकी करे, कि वो हमेशा ये समझते थे कि सारी उम्र जितनी भी अभी उम्र रह गई है, सारी वो इक़्तिदार में गुज़रेगी। हुँ, और उसका एक भट्टी जो साहब। मैं सबूत बताऊँ अगर उसका अगर आपको, तो वो ये था कि जब बेनज़ीर भुट्टो के साथ उन्होंने डील उनकी हुई और एनआरओ 1 जिसको कहा जाता है, तो उसमें हमें याद है कि जब दोनों बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और नवाज़ शरीफ साहबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दस्तखत किए उसके ऊपर,
तो नवाज़ शरीफ तो डील नहीं कर पा रहे थे उनके साथ, उनके भाई राब्ते में ज़रूर थे शहबाज़ शरीफ, जो कि 2006 में आपको याद होगा कि लंदन भी गए इलाज कराने। और वो लेकिन नवाज़ शरीफ नहीं मानते थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो दुबई में जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई और इस्लामाबाद के पंजाब हाउस में हुई, तो उसका हमें इल्म था बराह रास्त। उसमें भी जो परवेज़ मुशर्रफ जिस बात पे कायल हुए थे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, जो उन्होंने मैं समझता हूँ कि दोनों अब नहीं है इस जहान में, कि उन्होंने तुर्क का पत्ता खेला था मोहतरमा ने, कि आप क्या करते हैं? आप वर्दी उतारें, आप हमारे सदर और मैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो एक और इसके कई विटनेस हैं जो ज़िंदा हैं इस वक़्त। जब ये बात तय हो गई तो उसमें परवेज़ मुशर्रफ आप देखें कि जिनको वो खाल कहा करते थे, यानी इक़्तिदार की खातिर आप देखें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है कि जिस खाल को यानी खाल के बगैर आप इंसान की ज़िंदगी नहीं है, उस खाल को आपने उतारा और उतारने के फ़ौरन बाद आप जो है वो आपके साथ क्या हुआ वो तारीख़ का हिस्सा है। तो ये बात भट्टी साहब ज़रूर है कि परवेज़ जी। अब तो बहुत ज़्यादा हम ऐवानों में भी उनकी जो तकरीरें हो रही हैं, इवन के फातिहा ख़ानी से रिलेटेड भी कहा जा रहा है कि उनकी फातिहा ख़ानी यहाँ ऐवान में नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक बात आ रही। लेकिन जब वो आए थे, इक़्तिदार में थे, फिर हमने ये भी देखा कि उनके साथ जुड़ने के लिए यही पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, इन्हीं के बंदे थे, वो अपने साथ तो नहीं लेके आए थे। वो चाह रहे थे कि जनाब हमें भी अपनी सफ़ में शामिल हों ताकि इक़्तिदार के मज़े लूट सकें, ज़रा पता बहुत चल सके कि जनाब हम भी। सही बात। तो ये जो तफ़ावुत है, एक जाने के बाद फिर आपको याद आता है कि नहीं यार, वो अब तो उनसे मतलब कि वो फ़ायदे तो नहीं रहे। इसी तरीके से आप ये देखें जनाब मीडिया साहब, उनकी मीडिया पे जो तनकीद या मीडिया को आज़ादी मशरूम ग्रोथ जो हुई थी 2005 में, आपको भी भट्टी साहब हमने देखा था, आपने फ़ौरन छलांग मारी थी, फ़ौरन आप जाके मीडिया प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले गए और वहीं के वो 2002 भी में। रह गए, जी, जी। जनाब। फिर ये नहीं, ये जब इसकी मशरूम ग्रोथ के बाद तो ज़्यादा लोग वहाँ गए थे ना, जी, इसमें उसके बाद तो इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल चेंज आ मीडिया गया में। ना। जी हाँ, जी हाँ। पहला चैनल हमारा था, जियो था जब और 2002 में पहले स्टार्ट हुआ चैनल और उसके आपका बाद था, मशरूम उसकी ग्रोथ। जी पहली हाँ। एपिसोड हमने देखी, आपका ये जो लाल मस्जिद वाला ऑपरेशन था, वो टेस्ट केस था एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 2007 लिए। में। जी, ऐसे ही है। तो वो वाली आज़ादी मुझे ये बताएँ कि वहाँ जो आज़ादी थी मीडिया को, कुछ जो नज़र आती थी, वो बाद में भी आपको नज़र आई और इससे पहले भी मैंने आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछा कि जब आपको फ़ायदा नज़र आ रहा था, ये यही यही जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, आप उनकी सफ़ों में बैठ के मज़े ले रहे थे। उनके जाने के बाद उनकी फातिहा खानी के ऊपर लड़ रहे हैं, नहीं जी फातिहा खानी नहीं होनी चाहिए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? जावेद साहब, आप मुझे ये बताएँ कि इनमें से कौन-सा ऐसा शख्स है, मुझे ज़रा नाम लेके बता दें, कि जब परवेज़ मुशर्रफ का पहला मार्शल लॉ था, यानी कि जब 99 में और कौन-कौन सी ऐसी शख्सियत नहीं थी जिनके साथ बराह रास्त जर्नैलों के राब्ते नहीं थे? मैं नाम नहीं लेना चाहता माज़रत के साथ। आप जानते हैं, विटनेस अकाउंट हैं, आप इस ऐवान में भी जो मुखालफत करने वाले हैं, उन्हीं को अगर टेस्ट कर लें, आपको तो पता चल जाएगा कि उन्होंने अगर किसी शख्स ने कोई वज़ारत नहीं हासिल की उस दौर में, तो वो बदनसीब इस वज़ह से था कि उसके पीछे मतलब कोई ताकत नहीं थी या उसके अंदर पंजाबी कहना तो सा नहीं सी, ठीक है ना? या उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो यहाँ तो बेचारे जो गाँव से जमशेद जस्ती दस्ती जैसे लोग उठ के आए, वो भी अल्लाह ताला ने उनको भी नवाज़ दिया, ठीक है ना? तो या मुशर्रफ ने नवाज़ दिया ज़मीन पे, ठीक है? अब हुआ ये है कि ये जो मैं भट्टी साहब इसके बारे में ये कहता हूँ कि एक क्लास ऑफ पॉलिटिशियंस जो है ना वो बीडी मेमोरी के जरिए अयूब खान ने इंट्रोड्यूस की थी। दूसरी क्लास ऑफ पॉलिटिशियन जिसको क्लास ऑफ 85 कहा जाता है वो ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस की थी। तीसरी जो है वो इस तरीके से ये जो आप पस मंजर बयान कर रहे हैं परवेज मुशर्रफ ने सियासत में इंट्रोड्यूस कराई जिनको हम अभी तक देख रहे हैं। दुरुस्त बात आपकी है और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो बेसिक डेमोक्रेसी का असूल था, वो वज़ा करने वाले साहब जो हैं वज़ा करने वाले जो साहब हैं, वो इस वक़्त पीएमएलएन के बहुत बड़े कारीगर हैं और पूरा पनामा लीक्स जो है उन्होंने बाहर मीडिया पे लड़ा आके, ठीक है ना? एक तो कोर्ट में लड़ाई चल रही थी, एक बाहर लड़ाई चल रही थी। ये वही लोग हैं जो कि नारे परवेज़ मुशर्रफ के मुझे याद है कन्वेंशन सेंटर में जब तमाम मुल्क भर के जावेद रहमान साहब को भी याद होगा कि जब पूरे मुल्क भर के नाज़मीन का सेशन हुआ था और उसमें जो है ना इस बात पे लड़ाई थी कि नारा कौन लगाएगा? अंदाज़ा करें आप, हैं जी। और एक जरी एक बहादुर हैं परवेज़ मुशर्रफ, ठीक है?
तो ये वो तमाम सर मौका परस्त, मैं पाकिस्तान की सियासत पे, अगर मुझे लोग कहते हैं आप तनकीद करते हैं, जर्नैलों पे तनकीद उस तरह से नहीं करते, मैं कहता हूँ इस मुल्क को जो इस हालत में पहुंचाने का सेहरा है वो सियासतदानों के सर जाता है। हम्म, उसकी फंडामेंटल रीजन ये है कि हमेशा इनकी कोशिश रही है कि ताकतवरों की तरफ देख के अपना कद ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। भाई हम्म, अवामी जो नुक्ता नजर है उसको आपने कभी प्रिवेल नहीं होने दिया। आपने जो अवामी मसाइल हैं या अवाम की जो, अगले दिन मैं एक प्रोग्राम में था, सॉरी टू आई मीन इंटरप्ट इन दिस वे के हमारे बहुत सीनियर एक वो उसमें थे ट्विटर की स्पेस में, तो मैंने ये कहा, मैंने कहा जी ये सियासतदानों पे गिला है, तो उन्होंने मुझसे थोड़ा सा डिफर किया, हालांकि मेरे वो सीनियर हैं, हमारे जंग में जियो में भी रहे। मैंने उनसे यही बात कही, मैंने कहा सर मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा नुक्ता जिसमें सियासतदानों ने खुद से स्टेप लिया हो अवामी बेहतरी का, कोई एक इकदाम मुझे बता दें। हम्म, आप बताएं कि 2000 सॉरी अयूब खान के दौर में जितनी डेवलपमेंट हुई डिक्टेटर के दौर में हुई ना। ये सारे उसी के गमले में पैदा हुए जो आज बड़े बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ कदावर शख्सियात हैं सियासत में। उसके बाद आप देख लें, बल्कि मैंने कल पढ़ रहा था कहीं पे कि नवाब ऑफ कालाबाग जो हैं वो जो मुखालफत करते थे साहिबान जनरल अयूब की, उनके खिलाफ कोई मुकदमा पत्नी किसके तहत बना के उनको अंदर कर देते थे। तो हमारे सियासतदानों ने ये सारा कुछ किया ना। उसके नहीं, बाद अगर ये बात तो ठीक है कि हम सियासतदानों की गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मैं जहां पर गलती नहीं कह रहा, नहीं नहीं, मैं यहाँ पे हाँ, करेक्शन कर दूं, मैं गलती नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि देखें हमारे रवायात जो हैं सियासत की वो हम्म, बन ही यही गई हैं। मैं ये कहना, ये गलती कहां से हो गई? हम्म, ये तो मतमे भट्टी नजर है, मैं साहब आप समझता हूं कि भट्टी साहब आप रिवायात की बात कर रही हैं। आपको याद होगा हमने इकट्ठे मिलके ये एपीसी जब आर्मी पब्लिक स्कूल का जो वाकया हुआ था जी उस हाँ, वक्त ये सारी वहां पे सियासी जमातें बिल्कुल, इकट्ठी हाँ जी, हुई थी। गवर्नर हाउस और खान साहब पेशावर में ने, जी। हाँ जी, खान साहब ने धरना खत्म किया था और उन्होंने शिरकत की थी। अब दोबारा से अल्लाह वो ऐसा न्यू टेररिज्म की जो न्यू वेव आई हुई है, पीटीआई को उन्होंने मदऊ किया हुआ है कि पीटीआई आके शिरकत करे। खान साहब कहते हैं जनाब मैं तो इसके अंदर शिरकत नहीं कर रहा। आप क्या देखते हैं? मुझे तो लगता है उनको जरूर इसके अंदर शिरकत करनी चाहिए। इस तरह से शिरकत अब इतनी बड़ी पार्टी का इसके अंदर ना करना, ये क्या मैसेज जाएगा? मैंने तो अपने प्रोग्राम में भी कहा कि कम से कम अब तो अपने मुशीर बदल रहे हैं यार। अब आप इक्तदार के मजे लूटने के बाद रिटायर्ड हर्ट हुए हैं, अब आपकी टांग भी जख्मी है, अभी आप आराम भी कर रहे हैं, अभी आपको ज्यादा सोचने का मौका मिल रहा है, अभी आप बिजी भी नहीं है, लॉन्ग मार्च भी नहीं हो रहा, शॉर्ट मार्च भी नहीं हो रहा, तो आप जो घर बैठ के थोड़ा सा अपनी रिव्यू कर लें चीजों को, आपके अंदर ये स्टेमिना है कि आप रिव्यू कर सकते हैं। क्या हम इस बात को ये समझें कि यार कौमी अमूर पे भी आप ये समझेंगे कि मुझे इक़्तिदार मिलेगा तो फिर मैं बात करूंगा? ये तो हम्म, कोई बात नहीं है। और फिर जब एक सान्या मुझे आपने अच्छा याद कराया जावेद के, जब हम गवर्नर हाउस पहुंचे पेशावर में तो हमें वहां इत्तला मिली कि इमरान खान भी पहुंच रहे हैं। और फिर नवाज शरीफ साहब, यूसुफ रजा गिलानी, परवेज अशरफ, मिस्टर जरदारी, तमाम जो साहिबान थे वो मौजूद थे, और पार्टी की सेकंड टियर भी मौजूद थी। और जो यकजहती, और मैंने, मुझे याद है कि वहां पे लतीफा हो गया, इतना सीरियस माहौल के अंदर इमरान खान ने कोई बात कही कि हम तो हर बात काम करने को तैयार हैं, तो मियां साहब ने कहा कि काश ये आप पहले कर लेते, तो फिर उस पर कोई जुमला बोला उसने, इमरान ने। तो यकजहती जो है वो तो सर अवाम के लिए है ना। अवाम के लिए अगर आप इकट्ठा नहीं होते तो मेरा ख्याल में फिर अवामी इंटरेस्ट आपके ऊपर भी उस तरह से नहीं, ट्रस्ट नहीं रहेगा। हम्म। अगर आप ये इस इतनी इंपॉर्टेंट एपीसी में नहीं जाते हैं तो मुझे बताएं कि आपकी सियासत कहां स्टैंड करेगी। मुझे ये बताएं, क्या ये किसी जात के लिए हो रहा है? ये भट्टी किसी के साहब, ये इक़्तिदार को जो आपने दबाने के हो रहा बात कर दी है ना, ये बड़ा अच्छा सेगवे है। हम अब परवेज मुशर्रफ पे हम जरा अपने जो मैंने सोचा था उससे जरा हमने ज्यादा गुफ्तगू कर ली, लेकिन अब हम डाइग्रेस कर सकते हैं मौजूदा सियासत पर। इसी पॉइंट पर इमरान खान साहब ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसके पास पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है, लेकिन उसके लिए फौरी इलेक्शन कराए जाए और उनको इक्तदार दिया जाए। और जब तक ये नहीं होता वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या इस एटीट्यूड के साथ आपको लगता है कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है? मेरे ख्याल में दो मुख्तलिफ चीजें हैं, और ये अब खान साहब को भी समझना पड़ेगा कि वो अपनी उस पॉपुलैरिटी की जो वेव जिसके अंदर वो पूरे नहाए हुए हैं इस वक्त, उससे उन्हें थोड़ा सा बाहर निकल के देखना होगा कि सियासत इज समथिंग वेरी डिफरेंट। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर है और जैसा कि हमने फेस किए चीजें हैं सर,
आप देखें 20 साल एक मुल्क जो है, लड़ाई कहीं और हो रही थी, हम्म। अफगानिस्तान के अंदर, और उसका सारा फॉलआउट जो है वो पाकिस्तान फेस कर रहा था, आम आदमी फेस कर रहा था, सियासतदान फेस कर रहे थे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जाके उनकी वर्दी नहीं पहन सकते थे। यहाँ पे हम जर्नलिस्ट कहीं बाहर निकल के कवर नहीं कर सकते थे चीजों को। आप इस सिचुएशन को कहाँ जाके किसका समझेंगे? पूरी दुनिया में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा होगा, जंगी माहौल, जो कि बगैर जंग के हमारे यहाँ जंगी माहौल था। तो आप अगर उस सूरत हाल के अंदर भी ये नहीं समझ नहीं पा रहे हैं या समझने से कासिर हैं कि सियासत और आपकी सिक्योरिटी की जो मामलात हैं, उन दोनों को अलग-अलग आपको व्यू करना होगा। आप उस वक़्त भी तो धरना छोड़ के चले गए थे, फिर इसको हम क्या समझें कि कहीं से इशारा हुआ था? वो जो अंपायर की उँगली जिसके खड़े होने की आप बात करते थे, वो उस वक़्त कोई अंपायर की उँगली खड़ी हुई थी? क्या आपको कहा गया कि चल भाई वहाँ पहुँच जल्दी से? अब आपको चूँकि भट्टी साहब खानका ये भी दरगाह कर बताएं दिया ना, गया है। भट्टी साहब क्या नजर आ रहा है कि ये जो जिमनी ये जो इंतखाबात हो रही हैं दो सूबों के, रोज खान साहब बैठ जाते हैं, वो कहते हैं जनाब ये आयन शिकनी हो जाएगी, उन्हें कासिम अली सूरी वगैरह वो जो एक आयन शिकनी का इल्जाम है वो नहीं नजर आता। वो इसको आयन शिकनी कहते हैं कि जनाब 90 रोज के बाद इलेक्शन कराने चाहिए, गवर्नर्स जो हैं उसके ऊपर कोई राय नहीं दे रहे। तो मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शंस इन दोनों सूबों के अंदर करा लेंगे 90 दिन के अंदर। आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये सारे इलेक्शन जो हैं, जनरल इलेक्शन, ये सारी असेंबलियों के अंदर 1 तारीख को होने हैं या इसको मजीद लेट किया जाएगा, या पाकिस्तान की तारीख तब्दील की जाएगी, जहां इसी तरह से चल रहा था कि हमेशा एक दिन पे इलेक्शन होते थे। वो जावेद साहब और डॉक्टर साहब, मुझे याद आ गया कि हमने रिसेंटली जब एक प्रोग्राम किया था इसी तरह, तो मैंने आपसे कहा था कि ना धरना होगा, ना इस्लामाबाद जाएँगे और पिंडी जाएँगे, और वो छोटा-सा जो लॉन्ग मार्च है वो वहीं पे ख़त्म पज़ीर हो जाएगा और छलांग मार के खान साहब जो है ना अपने घर पहुँच जाएँगे, ठीक है? अभी सूरत-ए-हाल बिल्कुल दूसरी समत में भी ऐसी है कि ना इलेक्शन होने हैं अभी, और जो इत्तलात आ रही है मेरे पास वो खबर ही के तौर पे आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब के और केपीके के हैं, उनके हवाले से अभी लेजिस्लेशन पे काम हो रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इन इलेक्शंस को नेक्स्ट इलेक्शन जो कि जनरल इलेक्शंस हैं उनके साथ सिंक किया जाए, क्योंकि अखराजात के लिए पैसे नहीं है और मुल्क में एक हंगामी सूरत-ए-हाल है और माशी इमरजेंसी वाली सूरत-ए-हाल है। गो कि अनाउंस आप नहीं बात हुआ कर हुआ रहे हैं माशी कि इमरजेंसी पंजाब का। असेंबली और केपीके के जो बाकायदा ये जो हो रही हैं इंतखाबात हैं दोनों वो असेंबली। टाइम पे नहीं होंगे। उसके लिए कानून का और आइन का सहारा, बहुत सारे लकूनाज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आइन ऐसा बनाया हुआ है, वो जो ज़ियाउल हक कहा कर रहा था, मैं वो लफ्ज़ तो नहीं दोहराता, लेकिन ये हमारे यहाँ सियासतदानों ने भी रवायती तौर पर, जो मैं बार-बार रवायात की बात मुमकिन करता हूँ, अगर हम उस पे प्रिंसिपल्स पे खड़े होते तो आज हमारा मुल्क इस हालत में ना होता। मेरा कहने का सिर्फ़ मकसद ये होता है, सियासतदानों पे तनकीद करने का मकसद ये होता है कि हम उन रवायात को जो आइनी हैं, जो हम आइन पे अमल दरामद की बात करते हैं, उस पे अगर हम अमल कर लेते, तो ना डिक्टेटरशिप को दोबारा रास्ता मिलता, ना ताकतवरों को रास्ता मिलता कि वो अपनी हुक्मरानी का जो है ना आपके कान मरोड़ के या आपकी जो है ना आपकी दुम पर पाँव रख के ना चढ़ते आपके ऊपर और आपके हर फैसले को अनडू करके अपने फैसले मुसल्लत करवाते। अब भी यही हो रहा है। आपने फिर सहारा लिया उनका, आप फिर उनके साथ मिल के सारा कुछ कर रहे हैं। वही कानून साज़ी और आइन साज़ी का मामला जो कि आपको सूट करता है, उनकी मेहरबानी से, जो कि पिछले दौर में हो रहा था, उनके साथ मेहरबानी थी खान साहब के साथ, अभी मेहरबानी आपके साथ है। तो जो दूसरे मतलब क्या आप इलेक्शंस हैं, जो कह कि रहे मैं हैं थोड़ा कि ये जो लास्ट इज़ाफ़ा कर दूँ, कौमी असेंबली का इलेक्शन इसी तरह फ़ेजेज़ में होगा। पहले 30, फिर 32, फिर 40, फिर ये इनका प्लान है, जो मुझे फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जो कि इनके अपनी बड़े सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा आप कि ये ये कह रहे हैं बिल्कुल। कि जनरल इलेक्शन फेजेस में होगा, क्योंकि अभी तो पहले ज़िमनी इंतखाबात की बात है ना? मैं ज़मीनी इंतखाबात ही की बात कर रहा हूँ कि ये हुँ, ज़मीनी इंतखाब को ही ये करार दिया जाएगा। इनकी कोशिश ये है, जो प्लान है इनका, कि ये इसी तरह से कौमी असेंबली के इलेक्शंस फेजेज़ में करवा दिए जाएँ। हुँ, बजाए कि जाइजेंटिक पूरा अरेंजमेंट और ये और वो और लॉ एंड ऑर्डर को बहाना और फिर माशी सूरत-ए-हाल, तो बेहतर है कि जी इसको फेजेज़ में कंट्रोल के ज़रिए, यानी कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ इक़दामात जो होते हैं, इंतज़ामात होते हैं, बेटर अरेंजमेंट्स जिसको आप कह सकते हैं। तो वो करके ये इसी तरह फेजेज़ में करवा दिए जाएँ और इन्हीं ठीक। को ही करार दिया जाए कि अब इलेक्शन हो गया है और इन्हीं नताइज को, ज़ाहिर है ज़मीनी इंतखाब का मतलब तो इंतखाब ही है ना। हुँ, आप बिफोर टाइम जो है असेंबली का इंतखाब जो है वो नहीं करवा रहे, बल्कि एक जनरल इलेक्शन का जो उसूल है उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो वो भी आप फौरी तो
देखें अभी जो अनाउंसमेंट हुई है कि अप्रैल में आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, उसमें अभी आपने कोई काम तो नहीं किया है, इक़दामात तो नहीं हुए हैं और आपके पास ये टाइम है कि इस टाइम में आप वो तमाम चीज़ें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखें, चाहे वो आप कोर्ट्स के ज़रिए इसकी जो है ना वो लें, स्पेस लें उसमें, कि ये हम्म। सूरत-ए-हाल है, ये भट्टी हालात साहब हैं, ये इसमें बताएं कि इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, आपके एक दोस्त हैं बहुत पुराने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो मुख्तलिफ सेमिनार्स कर रहे हैं, उनका एक ग्रुप है। ये क्या कहानी है? वो अपनी पार्टी से वो कहते हैं मैंने इस्तीफा नहीं दिया, पार्टी से डिस्टेंस भी हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसे किंग्स पार्टी का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये किंग्स पार्टी तश्कील हो रही है। ये क्या कहानी है? तो आपको सुनाई नहीं दे रहा, हमारे कई सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे अपने इदारे के भी और बहुत सारे इदारों के, वो ये कह रहे हैं कि शायद खाकान अब्बासी साहब एक्सटेंशन दिलवाना चाहते थे और जनरल बाजवा के सबसे बड़े वकील थे वो। और जब वो नहीं हुआ है और उनकी बातों को तस्लीम लेकिन नहीं किया पहली गया, एक्सटेंशन के लिए तो शायद खाकान अब्बासी ने वोट नहीं दिया था, ये फिर चेंज ऑफ हार्ट कैसे हो गया? मैं ये समझता हूँ कि ये अब या तो मैं कंस्पिरेसी थ्योरी पे चला जाता हूँ कि या तो हम्म। फिर ये है कि ये अरेंजमेंट है अपना पीएमएलएन का, हम्म। कि देखें अब आप जो डाइसेंट वोट है, जिस तरह से डिवाइड हुई है इस वक़्त, बड़ी क्लियर डिवाइड है, उसके अंदर मुख्तलिफ सेगमेंटाइज़ किया गया है कि इन चीज़ों को आप देखें। मरियम बीबी जो हैं, वो जो यंगस्टर वोट है, चूँकि अब वो माशाल्लाह दोबारा से एक्टिव हो गई हैं, वापस आई हैं, तशरीफ़ ले आई हैं। तो उनको कहा गया है कि आप ये काम करें कि जो एजेंडा है, जो बेसिक एजेंडा है हमारा, कि हमने अनडू करनी है वो चीज़ें जो कि खान साहब के साथ जुड़ी हुई हैं। और तीसरा, वो जो हार्डकोर एलिमेंट्स हैं पीएमएल-एन के, वो राब्तों का काम करें बिहाइंड द कर्टन्स जो है। अब मुझे लगता है या तो एक स्ट्रैटेजी ये है या दूसरी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि ठीक है भाई, आपने अगर अपना रास्ता इख्तियार करना है, आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे, आपको लाया गया, आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आप करें अपना जो काम करना है। और उनको ब्लेसिंग वहाँ से मिल रही है जहाँ से किंग्स पार्टी बनती है। तो वो ये चाहते हैं कि एक ऐसा अरेंजमेंट हो जब जिस वक़्त भी ज़रूरत हो, तो 20-25 लोगों का ग्रुप हो जो कि फैसला करे कि हाँ जी, आज इधर जाना है, कल उधर जाना है। जहाँ पे इशारा होगा उस तरफ चले जाएँ। और ज़ाहिर है ये सिंक नहीं हो सकता है सूबों के अंदर। ये फिनोमेनन आपको पता है कभी कामयाब नहीं रहा। हम्म। किंग्स पार्टी जब बनी थी, भट्टी आपको याद साहब होगा पैट्रियॉट्स, पीपल्स पार्टी पैट्रियॉट्स, तो उसमें भी जो पैट्रियॉट्स जो थे वो सिर्फ़ वफ़ाक में थी। सूबों के हम्म। अंदर कुछ हो भट्टी नहीं साहब सकता था। आपकी थ्योरी आपने ये बाप अगर बना। आपकी ये थ्योरी अगर हम मान भी लें और आपने पैट्रियट का अच्छा किया याद दिला दिया, अब भी आपके 33 जो हैं मुनारफिन बैठे हैं नेशनल असेंबली के अंदर, वो किधर जाएँगे? वो इस किंग्स पार्टी का अब आप हिस्सा सही बनेंगे अभी या अभी अभी आप सही बात पे आ गए हैं कि ये सारा देखें, अगर इसको जोड़ के पढ़ा जाए ना, देखा जाए, तो हमें नज़र आ जाएगा कि ये इस ग्रेटर प्लान का हिस्सा है। उनको तोड़ा किसने, मुझे बताएँ? उनको लाया कौन था चलें? अब ये सारी बातें जो है ना, हमें अब कदगन जितनी मर्ज़ी लगा लें, अब ये वो चीज़ें हैं जो कि आप छुपाई नहीं जा सकती। पैट्रियॉट्स जब मैं बन रही थी, मैं आप बिलीव करें कि क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन हम जो अपना शेरपाओ के घर चले गए थे F8 में, हम्म। ठीक है? हमें पता चला वहाँ मीटिंग चल रही है और हामिद मीर और मैं, हम दोनों गए, एक ने मैंने कैमरा सँभाला और हामिद मीर साहब ने माइक पे, और हमने जब देखा तो ये सारे रहनुमा वहाँ बैठे। तो फैसल ने मुझसे, फैसल साहब याद है, गिला किया, शिकवा किया कि यार ये आपने ठीक नहीं किया। मैंने कहा हम्म। उनसे अच्छा सलाम दुआ थी। तो मुझे कहने लगे कि नहीं यार, आपने ये ना हमारी बात अभी डिस्क्लोज़ नहीं करनी। और हम्म। मुझे याद है अच्छी तरह से कि मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में बड़े तरीके के साथ, जब मौलाना फजल रहमान तैयारी कर रहे थे कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा जी ना मौलाना बनेंगे, ना वो बनेंगे, एक और साहब जो थे उन बनेंगे, बल्कि एक नया बंदा होगा, और ज़फरुल्लाह जमाली जो था, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो मैं ये यहाँ पे भी जी। भट्टी साहब, आपकी ये जो आपने इशारे दिए हैं ना अपनी गुफ्तगू में, हम तकरीबन अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। मैं तो इनसे यह समझा हूँ आप दोनों की बातों से कि हर इलेक्शन से पहले हमारे यहाँ वो जो एक पजल गेम होती है ना, कि वो पजल के पीसेस जो हैं वो बिखरे हुए होते हैं और कोई उन पीसेस को इकट्ठा करके एक नई तस्वीर बनाने की कोशिश करता है। कुछ उस किस्म की कोशिश इस वक्त हो रही है। उस तस्वीर में इमरान खान साहब कहाँ मौजूद होते हैं और ये हमारी पुरानी सियासी जमातें जो हैं वो उसको कैसे टैकल करती हैं, ये इस वक्त का बुनियादी सवाल है जो हम, मुझे लगता है कि आइंदा कुछ अरसे में हमें इसका जवाब मिलेगा जैसे जैसे चीजें आगे की तरफ जाएंगी। फिलहाल
तो इशारे यही मिल रहे हैं कि खान साहब की डेस्परेशन बढ़ रही है और उसकी वजह यही है कि उन्हें अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो रहे। बहरहाल गुफ्तगू का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। मेरे दोनों मेहमानों का आज बहुत शुक्रिया। आइंदा किसी और मेहमान के साथ और दीगर मौज़ूआत पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे।